गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम देखने वाले हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम एनाटॉमी से। ठीक है, ये एक मॉडर्न पोर्शन है जो कि बीएमएस फर्स्ट प्रोफ में है। मतलब आपको इतना डीपली नहीं करना है, जितना सिलेबस के पॉइंट्स है हमें सबसे पहले तो वो कवर करने हैं। अब देखा जाए अगर पीजी वाइज भी यहाँ से क्या क्वेश्चन आते हैं आपको वो भी बताएंगे। क्लिनिकल अप्लाइड क्लिनिकल क्वेश्चंस क्या आते हैं वो भी बताएंगे, डिसीज से रिलेटेड रेस्पिरेटरी की। ठीक है, और दूसरा जो यूजी में आपको आता है या लिखना है वो भी आपको बताया जाएगा। आप नोट से हमारे पढ़ सकते हैं, ऐप के ऊपर अपलोडेड है। और दूसरा आपको लाइव क्लास और रिकॉर्डिंग क्लास से भी हम पढ़ा ही रहे हैं। ठीक है, तो आप लाइव से पढ़ सकते हैं, रिकॉर्डिंग से पढ़ सकते हैं, जैसे आपको सही लगे। ठीक है, गुड इवनिंग रुक्षी, आवाज आ रही है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम एनाटॉमी से। चलिए, कुछ इशू हो तो मैसेज करना या फिर कॉल करना अगर स्क्रीन ना दिखे या आवाज ना आ रही हो। बाकी आई होप सो कोई इशू नहीं आएगा। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम सबसे पहले देखते हैं किन किन चीजों से कंसिस्ट रहता है, क्या क्या है उसके अंदर रहता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग ऑर्गन्स। उसमें नेजल कैविटी रहती है, नेजोफेरिंक्स रहता है, ओरोफेरिंक्स रहता है, लैरिंक्स रहता है जो आपका वॉइस प्रोडक्शन के लिए होता है। ट्रैकिया आपको पता है कि आपके फ्रंट में दिखती है आपको जो सी शेप ड्रिंक्स। इसके बाद में एक चीज फेमस है, आपने नीट के टाइम में भी पढ़ा होगा। राइट एंड लेफ्ट प्रिंसिपल ब्रोंकाई रहते हैं और ब्रोंक्यूल्स रहते हैं और लंग्स रहते हैं। अब ये देखेंगे ब्रोंकाई क्या है, ब्रोंक्यूल्स क्या है, आप डायग्राम से भी देख सकते हैं। नेजल कैविटी, नॉस्ट्रल, एपिग्लॉटिस, लैरिंग्स, फेरिंग्स। अच्छा, एक बात को याद रखना, लैरिंग्स हमेशा आगे की तरफ होगा। ठीक है, लैरिंग्स हमेशा आगे की तरफ होगा, फेरिंग्स पीछे की तरफ होगा। हमारी ईसोफेगस भी पीछे की तरफ होती है, ट्रैकिया आगे की तरफ होती है, याद रखेंगे। फेरिंग्स हमारा पीछे की तरफ होगा, लैरिंग्स आगे की तरफ होता है। ठीक है, और ऐसे ही हमारा ईसोफेगस भी पीछे की तरफ होती है और ट्रैकिया आगे की तरफ रहती है। प्लूरल कैविटी, राइट लंग, लेफ्ट लंग, डायाफ्राम और प्राइमरी ब्रोंकस इसको बोलते हैं। ठीक है, चलिए, ये इजी चीजें हैं, कुछ है नहीं इसके अंदर। अब सबसे पहले हम इसके अंदर लैरिंग्स एक्सप्लेन किया है, बट हम नेजल कैविटी से देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले नेजल कैविटी, नेजोफेरिंग्स और ओरोफेरिंग्स से कवर करके आते हैं इसको, देन हम लैरिंग्स के ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, चलिए, नोट्स आपके ऐप के ऊपर अपलोड हो गए हैं, आप देख सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं और बच्चों को भी आप बता सकते हैं। चलिए, नेजल कैविटी पहले हम अपना कवर कर लेते हैं। एक्चुअली उसको ऊपर लिखना था, इसके अंदर थोड़ी मॉडिफिकेशंस करनी है। आई विल डू द मॉडिफिकेशन, री अपलोड कर देंगे इसको, मतलब रीअरेंज करके और थोड़ा पिक्चर्स और ऐड करके। चलिए, नेजल कैविटी नोज के बारे में देख रहे हैं। इस पे क्वेश्चन आता है, यूजी में क्वेश्चन आता है और पीजी में भी एक क्वेश्चन बहुत फेमस है उसका, वो भी आपको बताएंगे क्लिनिकल क्वेश्चन क्या आता है। यूजी में क्वेश्चन जनरली क्या आएगा 5 नंबर में कि नेजल कैविटी एक्सप्लेन कीजिए या फिर इसके कुछ बॉर्डर्स एक्सप्लेन कीजिए। ऐसी चीजें इसमें देखने के लिए मिलती है। अभी आप क्या करना, एक बार हमसे पढ़ लीजिए और एक बार बुक खोल के इसको अच्छे से एक बार रीड आउट करके खत्म करना, तो आपकी सब चीजें कवर हो जाएगी। आपको कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट मिलता है, आप महेंद्र सिंह फॉलो कर सकते हैं, बीडीसी फॉलो कर सकते हैं, जो भी आपके कॉलेज में फॉलो करवा रहे हैं यूजी की बुक एनाटॉमी के लिए उसको फॉलो कर सकते हैं। बट महेंद्र सिंह जो ग्रीन कलर की बुक है वो काफी अच्छी बुक है। ठीक है, हॉल एग्जाम्स के लिए और वैसे भी अच्छी है। होलो स्पेस विद इन द नोज दैट प्लेज अ की रोल इन रेस्पिरेशन। होलो स्पेस है, खाली स्पेस है, सबको पता है। इन द नोज वात का स्थान बताया गया आचार्य के द्वारा भी। इन द विद इन द नोज दैट प्लेज अ की रोल इन रेस्पिरेशन, ऑल्फेक्शन एंड फिल्ट्रेशन ऑफ एयर। ऑब्वियसली बात है, रेस्पिरेशन में काम करता है ऑल्फेक्शन यानी आपकी सुगंध, ये जो आप जो फ्रेग्रेंस में काम करता है, अच्छी सुगंध, बुरी सुगंध। एंड फिल्ट्रेशन ऑफ एयर भी करता है, उसके अंदर जो हेयर्स रहते हैं वो हमारे फिल्टर करते हैं। डिवाइड इनटू राइट एंड लेफ्ट होल्स बाय द नेजल सेप्टम। बीच में एक नेजल सेप्टम रहता है। आपको देखो, आपने देखा होगा कि हमारी नोज जनरली इस तरीके से है। ठीक है, ये आपका बीच में सेप्टम रहता है। कई लोगों के अंदर ये जिसको हम बोलते हैं ये सेप्टम रहता है ना, टेढ़ा होता है। ऐसी क्लिनिकल चीज ये है जो आपकी थर्ड प्रोफ में देखने के लिए आपको मिलेगी। ये कईयों में टेढ़ा आता है, ऐसे हो जाता है टेढ़ा। तो कईयों को क्या होता है, नोज ब्लॉक होने की चांस, क्योंकि देखो यहाँ से ये स्पेस बड़ा हो गया, यहाँ से ये छोटा हो गया, तो यहाँ से उनको सांस कम आता है। इसको, इस कंडीशन को हम बोलते हैं डीएनएस, डेविएटेड नेजल सेप्टम। ठीक है, डीएनएस बोलते हैं कि तुम्हें डीएनएस है। इसको चेक कैसे करना है, अपनी जस्ट नाक को यहाँ से टिप है ना उसको ऊपर की तरफ खींचना है और नीचे टॉर्च मार के देखते हैं। ठीक है,
नॉर्मल से एग्जामिनेशन है, नाक चेक करने के लिए आप क्या ही करेंगे, देखो जैसे कि हम नोज की जो टिप है आप अपनी ऊपर करके देखिए, और उसके अंदर आप टॉर्च से उसको देख सकते हैं दूसरे किसी भी पेशेंट की कि नेजल तुम्हारा सही है, सेप्टम टेढ़ा है, कैसा है, क्या सिस्टम है, ठीक है। तो extends from nostrils anterior nares to the concha posterior nasal apertures where it opens into the nasopharynx। अब देखो जो नेजल है ना आपका माउथ से कनेक्टेड है, और नेजल आपका माउथ से ऑब्वियस कनेक्टेड है, नेजोफेरिंग्स वगैरह सब चीजों से। एक्सटेंड्स फ्रॉम द नॉस्ट्रिल्स, नॉस्ट्रिल से एक्सटेंड होती है एंटीरियर नेयर्स जिसको बोलते हैं, टू द कॉन्चा, ठीक है, पोस्टीरियर नेजर अपर्चर बोला जाता है, वेयर इट ओपन टू द नेजोफेरिंग्स के अंदर ओपन हो जाता है। इजी, आप इतना इसके बारे में लिख सकते हैं, आपको और इसमें इजी पॉइंट्स मिल रहे हैं, आप अपनी बुक से ऐड करके भी लिख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसलिए इसमें ऐड किए गए। आप डायग्राम में जूम करके देख सकते हैं, आपके अंदर दिख जाएंगी चीजें, ठीक है। डिविजन ऑफ नेजल कैविटी अब आगे देखते हैं। सबसे पहले वेस्टिब्यूल होता है, एंटीरियर पार्ट ऑफ द नेजल कैविटी बोला जाता है, लाइंड बाय स्किन, स्किन से लाइन रहता है। कंटेन्स हेयर्स, इसको हम विच ट्रैप्स करते हैं डस्ट एंड लार्ज पार्टिकल्स, फिल्टर वगैरह करते हैं, इजी सी बात है। रेस्पिरेटरी रीजन अब देखते हैं, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ नेजल कैविटी आपका यही है, इसको हेयर्स को हम ये विब्रिशिया भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं लार्जेस्ट पार्ट ऑफ नेजल कैविटी, रेस्पिरेटरी रीजन के अंदर, रेस्पिरेटरी रीजन जो आपका है लार्जेस्ट पार्ट ऑफ नेजल कैविटी है, लाइंड बाय सीडोस्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम सेल से ये लाइन रहेगा। आपने इस सेल्स के बारे में 11th 12th में पढ़ा होगा, टिश्यूज वगैरह में वही टाइप के सेल्स हैं, जस्ट इसको ज्यादा सीरियस नहीं लेना। आप इसको निमोनिक याद कर सकते हैं, पीसीई समथिंग लाइक दैट। याद नहीं हो रहा तो सीडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड, सिलिएटेड मतलब उसके अंदर सीलिया रहेंगे, कॉलमुलर सेल्स रहेंगे, कॉलम्स की तरह अरेंज रहेंगे, एपिथेलियम सीडो स्ट्रेटिफाइड यानी लेयर्स की फॉर्म में रहेंगे, ठीक है। अपनी बुक के अंदर इसकी अगर आपको कोई बीडीसी के अंदर कोई फोटो मिलती है समथिंग लाइक दैट, तो उसको आप देख के समझ पाएंगे, ठीक है। चलिए, कंटेन्स न्यूमरस गॉबलेट सेल्स भी कंटेन करते हैं, बिकॉज गॉबलेट सेल्स आपको पता है म्यूकस प्रोडक्शन में काम आते हैं, और इसके अंदर म्यूकस प्रोडक्शन भी जरूरी होती है। रिस्पॉन्सिबल फॉर वार्मिंग, ह्यूमिडिफाइंग एंड फिल्टरिंग इंस्पायर्ड एयर, जो हम इंस्पायर्ड एयर ले रहे हैं उसको फिल्टर करने के लिए हेल्प करता है, ठीक है। ऑल्फैक्टरी रीजन देखते हैं, सिचुएटेड इन द सुपीरियर पार्ट ऑफ नेजल कैविटी। ऑब्वियसली बात है, ऑल्फैक्टरी जो होता है सुपीरियर पार्ट में रहता है, अपर पार्ट में रहता है। कंटेन्स ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स, उसके अंदर क्या रहते हैं, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स रहेंगे। ऑब्वियसली बात है, आपने जो स्मेल लिया, अगर कई बार क्या होता है हम कहीं से पास आउट कर रहे होते हैं, तो वहां पे किसी एनिमल की डेथ हो रखी होती है, तो हमें पता चल जाता है यहाँ पे अजीब सी स्मेल आ रही है ना, तो हमारे ऑल फैक्ट्री जो रिसेप्टर्स हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं, रिस्पॉन्सिबल फॉर स्मेल ऑफ सेंस। और कोई परफ्यूम को अगर हम करते हैं फ्रेग्रेंस, तो आपको पता चल जाता है कि उसकी अच्छी फ्रेग्रेंस आ रही है, नहीं आ रही, किस टाइप की है, ठीक है, आपको सब पता है, उसमें बताने की कोई जरूरत नहीं है। तो आपका ऑल्फैक्टरी रीजन सुपीरियर पार्ट में रहता है। रेस्पिरेटरी रीजन के अंदर लार्जेस्ट पार्ट है, सीडोसेट्रिफाइड पीसीसी, इससे याद कर सकते हैं, गोबलेट सेल्स इसके अंदर है, और ये सब इसका पर्पज है। वेस्टिबुल आपको बता ही दिया, और ये डिविजन ऑफ नेजल कैविटी के अंदर है। आपको नेजल कैविटी ऐसा प्रॉपर 5 नंबर में लिखने के लिए आ सकता है, तो आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे और चीजें लिखेंगे, कुछ डायग्राम्स आपको इजी वाले मिलते हैं अपनी बुक में से, समथिंग और पॉइंट्स मिलते हैं, तो एक बार पढ़ के खत्म कीजिए। कुछ समझ नहीं आता, यू कैन व्हाट्सअप मी, तो आपको वो वाले पॉइंट्स भी समझा दिए जाएंगे, स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं, फोटो भेज सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ से क्वेश्चन आता है, बाउंड्रीज ऑफ नेजल कैविटी। अगर प्रॉपर ऐसे 10 नंबर या 5 नंबर में आ जाएगी, नोट्स की नेट लिखे तो पूरा भी लिख के आ सकते हो, कोई इशू नहीं है। ये पॉइंटर्स है, पॉइंटर्स आप संभाल के रखिए, पॉइंटर्स से ये चीजें याद होंगी, और उसके आगे आप खुद भी एक्सप्लेन कर सकते हैं खुद की लैंग्वेज में, नोट से भी लिख सकते हैं, बुक से भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि प्रॉपर बुकिश लैंग्वेज लिख के आना है, ठीक है। रूफ किससे बनती है, नेजल बोन से, फ्रंटल बोन से, ये याद रखना पड़ेगा आपको। अब आगे काम इंपॉर्टेंट, ये यहाँ से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें स्टार्ट होती है, बाउंड्रीज ऑफ नेजल कैविटी। कहता है बाउंड्रीज ऑफ नेजल कैविटी क्या क्या होंगी। तो एक रूफ होती है, रूफ मतलब छत, देखो आपको पता है घर, जैसे घर होता है उसके अंदर क्या होती है, एक छत होती है, एक फ्लोर होती है, एक वॉल होगी कोई, ये मान लीजिए मिडिल वॉल है, ये लेटरल वॉल होगी, ठीक है। आपका जो रूम है उसके अंदर भी होगा, आप इमेजिन कीजिए उसमें आप बैठे, एक रूफ है, एक छत है, एक अपना लेटरल वॉल है, एक मिडिल वॉल है, एक आगे पीछे एक एंटीरियर रहेगा यहाँ पे, और इसके पीछे वाला पोस्टीरियर रहेगा, इसके ऊपर वाला सुपीरियर, इसके नीचे वाला इंफीरियर, ठीक है। तो इस तरीके से रहता है, रूफ को हम सुपीरियर भी बोल सकते हैं। फॉर्म बाय, आपको इमेजिन करना होगा, ये आप नोज की एनाटॉमी डायसेक्शन वगैरह करते हो, आपको अगर दिखाया जाता है कॉलेज में, या नहीं भी दिखाया जाता, यू कैन गो टू द यूट्यूब। अभी क्योंकि 3D में आपको नोट्स नहीं दिखा सकते, अगर मैं यहाँ पे डायग्राम भी डालता तो 2D में रहेगा, ठीक है। तो फॉर्म बाय नेजल यू, आप इसमें 3D नोट्स देख सकते हैं, अगर डायसेक्शन देखना है समथिंग लाइक, कोई डायग्राम देखना है यूट्यूब पे मिल जाएगा आपको, ठीक है। नेजल बोन उसमें बना हुआ, फ्रंटल बोन से बना हुआ, ये इंपॉर्टेंट है। सिरिब, ठीक है,
सिरिब एक सेकंड रुकिए, नेजल बोन, फ्रंटल बोन और सिरिब्री फ्रॉम प्लेट ऑफ इथमोइड से बना होगा, ये इंपॉर्टेंट है, सिरिब्री फ्रॉम प्लेट ऑफ इथमोइड से बना होगा, बॉडी ऑफ स्फिनोइड बोन भी इसके अंदर होगी, ठीक है। तो नेजल बोन, फ्रंटल बोन, सिरिब्री फ्रॉम प्लेट ऑफ इथमोइड रहेगा और बॉडी ऑफ स्फिनोइड बोन रहेगा। ये 4 पॉइंट आपको याद रखने पड़ेंगे, नेजल बोन, फ्रंटल बोन, दो तो इसके अंदर बोन है और एक बॉडी है स्फिनोइड बोन की, ठीक है। और सिरिब्री प्लेट रहती है इसके अंदर, ये देखो ये जो है ना चीज, ये इसका एक फंक्शन ये है, आचार्य ने जो बताया ना धूमपान में, जो भी हमने मात्रा शेद्य अध्याय चैप्टर नंबर 5 में पढ़ा, यही इफेक्ट होता है आपका। अगर धूमपान, अगर हम अपना नोज के थ्रू बाहर फेंक रहे हैं ना, बोला है ना कि माउथ के थ्रू उसका धुआं बाहर आना चाहिए, अगर नोज के थ्रू अगर हम बाहर फेंक रहे हैं तो हमारा सिरिब्री फ्रॉम प्लेट ऑफ इथमोइड डिस्टर्ब हो जाता है और जिसकी वजह से हमें आंखों की रोग हो जाता है। ये प्लेट है, समझ गए, प्लेट है इथमोइड बोन का, उसका नाम है सिरिब्री फ्रॉम प्लेट ऑफ इथमोइड, बॉडी ऑफ स्फिनोइड बोन। फ्लोर किससे बना होगा, अब आप इसको कोड से भी याद कर सकते हैं, फर्स्ट वर्ड से भी याद कर सकते हैं, ऐसे भी याद कर सकते हैं, डायग्राम देखेंगे 3D में अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है, खत्म। फ्लोर किससे बना होगा, पैलेटाइन प्रोसेस ऑफ मैक्सिला, जो नीचे की तरफ क्या रहेगी, देखिए आप इमेजिन कीजिए, जो आपकी नोज के अंदर जो नीचे वाली चीज है, अगर हम नोज के अंदर जाते हैं, ठीक है, थ्रू अ कैमरा समथिंग लाइक दैट, तो एंडोस्कोपी करते हैं अगर नोज की, ठीक है, तो उसके अंदर क्या मिलेगा आपको नीचे की तरफ, पैलेटाइन, आपके नोज के नीचे क्या पैलेट है ना, तो पैलेटाइन प्रोसेस ऑफ मैक्सिला मिलेगा और हॉरिजॉन्टल प्लेट ऑफ पैलेटाइन बोन मिलेगा, नॉर्मल सी बात है, हार्ड पैलेट वगैरह चीजें मिलेंगी, ठीक है। मैक्सिला आपके नीचे ही है ना, फ्लोर, अगर नोज के अंदर जाके देखिए, अगर कोई कैमरा डाल रहा है तो उसको नीचे देखने के लिए क्या मिलेगा, ये सब चीज मिलेगी, और ऊपर की तरफ क्या मिलेगा, नेजल बोन, फ्रंटल बोन, हमारे सिर की फ्रंटल बोन, सिरिब्रिफॉर्म प्लेट ऑफ इथमोइड, ठीक है, बॉडी ऑफ स्फिनोइड बोन, ये सब चीजें मिलेंगी, इजी। अब चलते हैं मीडियल वॉल पे फॉर्म और अपना लेटरल वॉल पे, ठीक है। लेटरल वॉल यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेन किया भी हुआ है, मीडियल वॉल पे देखते हैं, फॉर्म्ड बाय नेजल सेप्टम। अब देखिए आपको मैंने कंसेप्ट बताया था कि जो चीज हमारी बॉडी से दूर होती है वो हमारी क्या कहलाती है, लेटरल, और जो हमारी बॉडी के पास होती है वो मिडिल कहलाती है। मैंने आपको एक शर्ट का एग्जांपल देके समझाया था, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे बटन्स 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 हैं तो ये हमारी शर्ट के जो पास वाली जो बटन्स वाली चीज होंगी वो मिडिल होंगी, और जो यहाँ से दूर है यानी हमारी जो आर्म है वो आपकी लेटरल कहलाएंगी। तो ये नेजल सेप्टम से बना होगा, तो मिडिली आपका नेजल सेप्टम आपकी सेंटर ऑफ लाइन में आ रहा है ना, इजी समझ आया, और जो दूर की तरफ है वो आपका टर्मिनेट से बना होगा, ठीक है। तो फॉर्म्ड बाय नेजल सेप्टम से बना होगा। अगर मैं नोज की बात कर रहा हूँ, देखिए जैसे अभी नोज है, अब इसमें 2D डायग्राम में समझ नहीं आता चीजें, आपको 3D में ही समझ आएंगे एग्जैक्ट, आप जस्ट इमेजिन कीजिए उसको, ठीक है। चलिए, फॉर्म्ड बाय नेजल सेप्टम, इसके अंदर कंपोनेंट्स क्या मिलेंगे, वोमर, परपेंडिकुलर प्लेट ऑफ इथमोइड, सेप्टल कार्टिलेज, ठीक है। कंपोनेंट्स क्या क्या मिलेंगे, वोमर बोन, परपेंडिकुलर प्लेट ऑफ इथमोइड और सेप्टल कार्टिलेज देखने के लिए मिलेगा, वोमर बोन, परपेंडिकुलर प्लेट ऑफ इथमोइड और सेप्टल कार्टिलेज। अब लेटरल वॉल के अंदर क्या रहेगा, कंटेन्स 3 बोनी प्रोजेक्शंस कॉल्ड नेजल के, इसको टर्बिनेट्स बोलते हैं। एक्चुअली नोज के अंदर क्या होता है, जब हम एग्जामिनेशन करते हैं तो उसके अंदर आपको यहाँ पे टर्बिनेट्स होते हैं प्रेजेंट। जब अगर किसी पेशेंट के अंदर ये फूल जाते हैं, ठीक है, स्वेल हो जाते हैं, इसको कंजेशन बोलते हैं, समथिंग लाइक दैट, किसी पेशेंट को कुछ दिक्कत है, मतलब काफी दिनों से एलर्जी है या फिर कुछ ना कुछ कंजेशन है, समथिंग लाइक दैट, तो ये फूल जाते हैं, इसकी कंडीशन से हम लिखते हैं ITH, इंफीरियर टर्बिनेट हाइपरट्रॉफी, ये क्लिनिकल वर्ड है, इंफीरियर टर्बिनेट हाइपरट्रॉफी। तो ये सूज जाते हैं, स्वेल हो जाते हैं, तो ये नोज ऊपर करके टॉर्च मार के देखेंगे तो सूजे हुए दिखेंगे आपको, ठीक है। नॉर्मली पेशेंट के ये यहाँ पे लाइन रहेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर क्या रहेगा, आपके 3 पार्ट्स, सुपीरियर कॉन्चा, मिडिल कॉन्चा और इंफीरियर कॉन्चा, ठीक है। इसके अंदर 3 पार्ट्स क्या रहेंगे, वोमर बोन, परपेंडिकुलर प्लेट ऑफ इथमोइड और सेप्टल कार्टिलेज, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट पे चलते हैं। अब नोज के अंदर साइनस होते हैं, जो हम बोलते हैं कि साइनोसाइटिस हो गया यानी साइनस का इन्फ्लामेशन हो गया, समथिंग लाइक दैट। तो उसके अंदर क्या रहता है, एयर फिल्ड कैविटीज कम्युनिकेटिंग विद नेजल कैविटी, उसके अंदर एयर फिल्ड कैविटीज रहती हैं जो कि कम्युनिकेट करती है नेजल कैविटी के साथ। इसमें आप देखिए सबसे पहले साइनस कौन कौन से होते हैं, मैक्सिलरी साइनस होता है, फ्रंटल साइनस होता है और इथमोइडल साइनस रहता है, ठीक है। 4 टाइप्स के रहते हैं और स्पिनोइड साइनस रहता है। तो 4 टाइप्स के साइनस पहले याद रखेंगे, मैक्सिलरी साइनस,
फ्रंटल साइनस दिखाया भी मैं, देखिए मैक्सिलरी साइनस मैक्सिला के पास यहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे, आप इसको दबा के भी देख सकते हैं अपने हाथों से, ठीक है। फ्रंटल साइनस आपके यहाँ पे आईब्रोज के पास रहेगा, ठीक है। इथमोइडल साइनस यहाँ पे नोज के साथ में रहेगा। आप देखिए नोज के अंदर आपको हाइपरट्रॉफीज दिख रही है, ये देखिए जो है ना, ये ITH है, ये दिख रहा है, ये वाला ये ITH है, और ये आपका बीच में सेप्टम है, आया समझ, ये सेप्टम है जो लाइन आ रही थी, और ये साइड वाले इसको हम ये टर्मिनेट्स बोलते हैं, ठीक है। नेजल कॉन्चा भी बोल सकते हैं इसको। एयर फील्ड कैविटी कम्युनिकेटिंग विद नेजल कैविटी, और इसके अंदर मैक्सिलरी साइनस होगा, फ्रंटल साइनस होगा, इथमोइडल साइनस रहेगा आपका, और एक आपका स्फिनोइड साइनस रहेगा। तो स्फिनोइड साइनस कहाँ पे आपका, यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। स्फिनोइड साइनस यहाँ पे ब्रेन के अंदर। तो ये काम का नहीं है स्फिनोइड साइनस, बिकॉज वी कांट एसेस दिस, ये इतना क्लिनिकल इंपॉर्टेंट नहीं है जितना फ्रंटल साइनस और इथमोइडल साइनस और मैक्सिलरी साइनस। जब हम PNS एग्जामिनेशन करते हैं, कि टेंडरनेस चेक करने के लिए, पेशेंट कह रहा है कि मुझे ना कुछ क्या बोलते हैं, दर्द है, सर में दर्द है, तो हम उसके साइनस को दबा के देखते हैं कि यहाँ पे दर्द है, यहाँ पे दर्द है, यहाँ पे दर्द है, कि साइनोसाइटिस तो नहीं है पेशेंट को। इसके अंदर क्या होता है, एयर फील्ड कैविटीज कम्युनिकेटिंग विद द नेजल कैविटी। तो इसके अंदर एयर फील्ड कैविटी रहती है जो कि कम्युनिकेट करती है नेजल कैविटी के साथ, कि नाक के कारण पेशेंट को सर में दर्द तो नहीं हो रहा है, इसके अंदर कुछ ना कुछ वाटरी डिस्चार्ज या समथिंग लाइक दैट, क्योंकि एयर कैविटी है, इसके अंदर कुछ ना कुछ डिस्चार्ज तो फील्ड नहीं हो गया, इसके अंदर कुछ ना कुछ लिक्विड तो फील्ड नहीं हो गया, जिसके कारण पेशेंट को दर्द हो रहा है। उसको हम सुखाने के लिए, फिर एब्जॉर्ब करवाने के लिए कुछ ना कुछ मेडिसिन देंगे। तो मैक्सिलरी साइनस के लार्जेस्ट पेरा नेजल साइनस है आपका मैक्सिलरी साइनस, ये पेरा नेजल साइनस लार्जेस्ट आपको दिख भी रहा है, ओपन्स इनटू द मिडल मियाटस के अंदर ओपन होएगा, ठीक है। अब कहता है जो फ्रंटल साइनस है ओपन्स इनटू द, ये भी मिडल मियाटस के अंदर ओपन होएगा। अब कहता है जो इथमोइडल साइनस है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, आपको दिख रहा है, एक इधर है एक इधर है, डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स में डिवाइड रहेगा, एंटीरियर ग्रुप, मिडल ग्रुप और पोस्टीरियर ग्रुप, ठीक है। देखो ये एक जो है ना 3 चीजों में डिवाइडेड है, 1 2 3, ये एंटीरियर मिडल और पोस्टीरियर, ठीक है, ठीक है। और फेरिंग्स हमेशा आपका पीछे रहता है, समझ आया, थ्रोट की तरफ, ये एंटीरियर, मीडियल और एक आपका पोस्टीरियर, ठीक है। और स्फिनोइड साइनस आपका ओपन्स इनटू द स्फिनोइथमोइडल रिसेस के अंदर ओपन होएगा, स्फिनोइथमोइडल रिसेस के अंदर, और ये ब्रेन की तरफ आसपास रहता है, तो इतना क्लिनिकल इंपॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज आप उसको एग्जामिनेशन के टाइम पे चेक नहीं कर सकते, राइट, आया समझ। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हमारा, ब्लड सप्लाई एज वेल एज नर्व सप्लाई। तो ब्लड सप्लाई के अंदर क्या, अब यहाँ से आपका एक PG का क्वेश्चन आता है, क्लिनिकल क्वेश्चन भी है और PG का क्वेश्चन भी है, इस पे आता है, या ये PGT में आया है ये क्वेश्चन। एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी ब्रांचेस और इंटरनल कैरोटिड आर्टरी ब्रांचेस से ये सप्लाई रहती है, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी ब्रांचेस और इंटरनल कैरोटिड आर्टरी ब्रांचेस से सप्लाई रहती है। जो आपकी कैरोटिड आर्टरी रहती है उसकी एक्सटर्नल ब्रांच रहती है और एक इंटरनल ब्रांच रहती है। कैरोटिड आर्टरी आपको पता है, और वहां से एक्सटर्नल ब्रांच निकलती है, एक इंटरनल ब्रांच रहती है, आपको याद रखना पड़ेगा। और इसका केसल बैक्स प्लेक्सस भी एक इंपॉर्टेंट चीज है ब्लड सप्लाई, और इसी को हम लिटल्स एरिया बोलते हैं, ठीक है, लिटल्स एरिया याद रखेंगे, लिटल्स एरिया, कैसल बैक्स प्लेक्सस इसको बोला जाता है, ठीक है। रिच आर्टीरियल एनास्टोमोसिस होता है, यानी कि बहुत ज्यादा ब्लड का यहाँ पे, क्योंकि कई बार आपने देखा होगा नोज से भी नक्सीर आ जाती है ना, हाई ब्लड प्रेशर अगर रहता है पेशेंट को, HTN जिसको हम बोलते हैं, हाइपरटेंशन अगर रहता है, तो यहाँ की जो आर्टरीज हो सकती हैं, या जो भी कोई वेन है वो फट जाती है, उसके कारण क्या होता है पेशेंट को नक्सीरिया आ जाती है, उसको हम बोलते हैं एपिस्टेक्सिस, एपिक्सटेक्सिस, ठीक है। स्पेलिंग गलत है लेकिन आप एक बार चेक कर लेना, ठीक है, एपिक्सटेक्सिस बोलते हैं इसको, ठीक है, एपिक्सटेक्सिस समथिंग, टेक्सिस रहेगा, ठीक है। और उसके अंदर हम सबसे पहले पेशेंट का BP को कंट्रोल करते हैं, HTN को कंट्रोल करते हैं, BP कंट्रोल करेंगे तो ऑटोमेटिक रुक जाएगा। और दूसरा इसके अंदर ब्लीडिंग के लिए आपके लिए इंजेक्शन आता है या मेडिसिन आती है ट्रेनेक्सा, आप याद रखेंगे, क्लिनिकल चीजें हैं अगर प्रैक्टिस करनी है तो। ट्रेनेक्सा नेक्स्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रेनेक्सा का इंजेक्शन भी आता है, ट्रेनेक्सा की टैबलेट्स भी आती है, ब्लीडिंग को रोकती हैं, याद रखेंगे। अगर कोई किसी भी प्रकार की कोई ब्लीडिंग रोकनी हो, सिर्फ ऐसा नहीं कि नोज में दे रहे हैं हम,
एरनेक्सा कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। और दूसरा, बीपी को कंट्रोल करने के लिए सिर्फ ऐसे नहीं कि सिर्फ आपको बीपी की मेडिसिन देनी है, आप डायूरेटिक्स देंगे। सबसे पहले पेशेंट को अगर इमरजेंसी में आए, सबसे पहले आप लेसिक्स लगाएंगे, डायूरेटिक्स, यानी कि उसको जो वॉल्यूम है ब्लड का उसको खत्म करेंगे, कम करेंगे। डायूरेटिक्स के अंदर सबसे पहले क्या आता है, लेसिक्स आता है आपका, LASIX, या फ्यूरोसामाइड आता है, फ्यूरोसामाइड, ठीक है। तो या डाइटर की टैबलेट आती है, ठीक है, ये सब देंगे। ये क्या करेगा, पेशेंट का यूरिन पास करेगा इजीली, तो इससे क्या होगा, बीपी कम होगा। और साथ में बीपी की टैबलेट्स चलाएंगे, उसमें वो नहीं लगा देना, क्या बोलते हैं आप, ग्लूकोज वगैरह मत लगा देना, क्योंकि इससे क्या होगा, बीपी और बढ़ जाएगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा ना। तो इस केस में ये RL और NS वगैरह कुछ नहीं लगाना। तो रिच एंटीरियर एनास्टोमोसिस प्रेजेंट ऑन द इंटीरियर पार्ट ऑफ द नेजल सेप्टम, कॉमन साइट ऑफ ये आ गया, कॉमन साइट ऑफ एपिक्स टैक्सिस, नोज ब्लीडिंग रहती है, ठीक है। ये स्पेलिंग मैंने बताया था कि गलत लिखे, यदि फिर सही करती थी, EPIX ठीक है। तो इसके अंदर कॉमन साइट ऑफ एपिक्स टैक्सिस, नोज ब्लीडिंग आपकी रहेगी। रिच आर्टीरियल एनास्टोमोसिस प्रेजेंट ऑन द एंटीरियर पार्ट ऑफ नेजल सेप्टम, आगे की तरफ रिच एनास्टोमोसिस रहेगा। तो बीपी शूट होते ही पेशेंट को इजीली कुछ ना कुछ, कोई वेन, कुछ कैपिलरी, कुछ ना कुछ नस वस डैमेज हो सकती है। और क्योंकि इतना एनास्टोमोसिस है ना वहाँ पे, कि ऑब्वियसली बात है, ब्लड सप्लाई रिच है, एनास्टोमोसिस है, फ्रेश एयर आ रही है, इंस्पिरेशन हो रहा है, चाहिए। नर्व सप्लाई कहाँ से रहेगी, एंटीरियर पार्ट में ऑप्थेल्मिक नर्व V1 से रहेगी, और पोस्टीरियर पार्ट में मैक्सिलरी नर्व V2 से रहेगी। आपको देखो ये तो चीज याद करनी पड़ेगी, इसमें कोई रटवा नहीं सकता, ठीक है। अब कैसे होगा, आप खुद सोचिए, इसके अंदर आप वोवल्स होते हैं ना, वैसे याद कर दीजिए, A E I O U होते हैं ना। तो एंटीरियर पार्ट में ऑप्थेल्मिक नर्व रहेगा, O वाला आएगा, यानी ऑप्थेल्मिक यानी आंख वाली नर्व आ रही है, और पोस्टीरियर पार्ट में मैक्सिलरी नर्व आएगी, PM प्रधानमंत्री से याद कर लीजिए। तो ये छोटे छोटे निमोनिक्स खुद के बनाने पड़ेंगे आपको, ठीक है। जैसे एंटीरियर पार्ट में मैंने बनाया ऑप्थेल्मिक, या आंख वाली बात को याद रखना पड़ेगा, ऑप्थेल्मिक नर्व रहेगी। और स्पेशल सेंसरी के अंदर आपका ऑल्फैक्टरी नर्व जो है CN1 रहेगा, सेंस ऑफ स्मेल के अंदर, ठीक है। चलिए नाउ नेक्स्ट चलते हैं, क्लिनिकल एनाटॉमी मैंने आपको बताया DNS के बारे में, जो कि ये फर्दर शेप रहती है इनकी, वो थर्ड प्रूफ में पढ़ लेंगे, कौन सा C शेप है, कौन सा S शेप है, कौन सा क्या शेप है। लेकिन अभी जस्ट इतना याद रखिए, DNS करके एक चीज होती है जिसमें नाक की हड्डी टड्डी रहती है, इसका ऑपरेशन रहता है, और फिर ऑपरेशन सही करवा के पेशेंट को हड्डी सही कर देंगे। और DNS के अंदर डेविएटेड नेजल सेप्टम, यानी कि पेशेंट जो नेजल सेप्टम है वो डेविएट हो गया अपनी जगह से, समझ गए। चलिए आगे, एपिस्टेक्सिस बता दिया, साइनोसाइटिस बता दिया आपको ये क्लिनिकल के अंदर, ठीक है। एनोस्मिया बता दिया, एनोस्मिया मतलब किसी का ऑल्फैक्टरी सिस्टम खराब हो गया, तो उसके अंदर क्या लॉस ऑफ स्मेल हो रहा है। और नेजल पॉलिप्स, नेजल पॉलिप्स क्या रहते हैं, नाक के अंदर ना कुछ पॉलिप हो जाते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है, वो री अक्कर होते रहते हैं, कभी होते रहते हैं, कभी नहीं होते हैं। तो वो अपने आप ही सबसाइड भी हो जाते हैं, अपने आप आ भी जाते हैं, और अपने आप चले भी जाते हैं। इसका वैसे तो एलोपैथ के अंदर ट्रीटमेंट स्टेरॉइड से करते हैं, नेजल पॉलिप्स का एलोपैथ में ट्रीटमेंट स्टेरॉइड से करते हैं, बट आयुर्वेदा में क्षार कर्म से करते हैं, ठीक है, याद रखेंगे, काम आएगा आपको, इजी। अब हम चलते हैं, नेजल कैविटी हमारी होगी खत्म। चलिए अब हम ऊपर आ जाते हैं, अपने नेजल कैविटी हमने पढ़ ली। अब हम फेरिंग्स के ऊपर आ जाते हैं, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स, लैरिंग्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स यानी अपना फेरिंग्स सिर्फ कंप्लीट कर लेते हैं, देन उसके बाद हम लैरिंग्स कर लेंगे, ठीक है। चलिए हम पहले फेरिंग्स को ढूंढ लेते हैं अपना, कहाँ पे है, ये रहा। फेरिंग्स मैंने आपको बताया कि पीछे की तरफ रहता है, देख लेते हैं, देखो ये रहा, पीछे की तरफ है फेरिंग्स। ये फर्दर डिवाइड रहता है नेजोफेरिंग्स में, ओरोफेरिंग्स में, और आपका, एक सेकंड रुकिए, इसमें गलत लिखा थोड़ा सा, हाँ, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और लैरिंजोफेरिंग्स। लैरिंजोफेरिंग्स को भी हम हाइपोफेरिंग्स बोलते हैं, ठीक है। जो लैरिंजोफेरिंग्स है उसी को हम हाइपोफेरिंग्स बोलते हैं। और ये आपका जो फेरिंग्स है, ये फर्दर दिखाया ना, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और लैरिंजोफेरिंग्स में डिवाइडेड है, ये रे, ठीक है। नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और लैरिंजोफेरिंग्स, तो ये अपर पार्ट रहेगा, मिडिल पार्ट, और ये आपका लोअर पार्ट रहेगा, ठीक है। तो आपको पता है अपन नेजल कैविटी अभी हम पूरी करके आए हैं, ठीक है। फेरिंग्स अभी कर रहे हैं, देन लैरिंग्स करेंगे, लैरिंग्स को वॉइस बॉक्स बोलते हैं। इसोफेगस भी देखो आपको पीछे रहता है, फेरिंग्स की आगे कंटिन्यूटी रहती है, फिर कुछ ना कुछ ये ट्रैकिया आगे की तरफ रहता है, फिर यहाँ पे बीच में कुछ ना कुछ आपका एक गेटवे रहेगा, जिसको हम एपिग्लोटिस बोलेंगे, जो लीफ शेप्ड रहता है, जो कि हम जब खाना खाते हैं तो सांस की नली को ब्लॉक कर देता है, ताकि वो खाना सांस की नली में ना जा पाए, ठीक है। ये सब रहेगा।
तो अब देखते हैं फेरिंग्स के अंदर क्या रहता है। फनल शेप्ड मस्कुलर ट्यूब है, फनल है, देखिए एक टाइप से फनल ही है ना ये। नेजल कैविटी की कॉन्टिन्यूएशन में सबसे पहले नेजल कैविटी हमने कवर कर ली, तो उसके बाद फेरिंग्स ही आएगा ना, ठीक है। तो फेरिंग्स क्या फनल शेप्ड मस्कुलर ट्यूब है, सर्व्स एज अ कॉमन पैसेज फॉर बोथ फूड एंड एयर, एक्सटेंड्स फ्रॉम द, ये बात आपको बता दी है मैंने यहाँ से, ठीक है। एक्सटेंड्स फ्रॉम द बेस ऑफ द स्कल टू द लेवल ऑफ द सिक्स्थ सर्वाइकल वर्टिब्रा, एक्सटेंड्स फ्रॉम द बेस ऑफ द स्कल, बेस ऑफ द स्कल से चल रहा है, देखो बेस ऑफ द स्कल यहाँ पे आ गया, बेस ऑफ द स्कल से चल रहा है टू द लेवल ऑफ द सिक्स्थ सर्वाइकल वर्टिब्रा, जो हमारी छठी सर्वाइकल वर्टिब्रा रहेगी तो वहां तक रहेगा C6, ठीक है। सर्वाइकल तो यहीं तक होता है ना, फिर लंबा स्टार्ट हो जाता है आगे, ठीक है। कंटिन्यूस बिलो एज द इसोफेगस, उसके नीचे आपका क्या रहेगा, इसोफेगस रहेगा। डिवीजन ऑफ फेरिंग्स, नेजोफेरिंग्स अपर पार्ट में रहेगा, ओरोफेरिंग्स आपका मिडिल पार्ट में, लेरिंजियोफेरिंग्स को हम हाइपोफेरिंग्स भी बोलते हैं, वो आपका लोअर पार्ट में रहेगा, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। नेजोफेरिंग्स कहता है लाइज बिहाइंड द नेजल कैविटी, कम्युनिकेट्स विद द नेजल कैविटी थ्रू द सॉरी थ्रू द कॉन्चा, वो आपको लास्ट में बताया था मैंने। कंटेन्स फेरेंजियल टॉन्सिल भी कंटेन करते हैं, कनेक्टेड विद द मिडल ईयर थ्रू द ऑडिटरी ट्यूब्स को स्टेशन ट्यूब बोलते हैं। देखिए जो आपकी जो ईयर है ना, यहाँ पे फॉर एग्जांपल ईयर रहते हैं, वो फेरिंग से भी कनेक्टेड रहते हैं स्टेशन ट्यूब से। स्टेशन ट्यूब एक टी बनाता है, टी जंक्शन बनाता है, वो आपका कान जो है गले से भी कनेक्टेड है, ठीक है। ये हो गया गला, मतलब आपकी जो नेजोफेरिंग्स के बाद ये गला वाली चीज आएगी ना सारी, ठीक है। ठीक है, चलिए। लाइज बिहाइंड द नेजल कैविटी, communicates with the nasal cavity through the concha, contains pharyngeal tonsil connected with the middle ear through the auditory station tube। और जो ओरोफेरिंग्स है मिडिल पार्ट, उसके अंदर लाइज बिहाइंड द ओरल कैविटी। अभी देखिए ओरल कैविटी के पीछे आपका यहाँ पे ये ग्रीन वाला ओरोफेरिंग्स है, तो ओरल कैविटी के पीछे ये ग्रीन वाला लाइज बिहाइंड द ओरल कैविटी, एक्सटेंड फ्रॉम द सॉफ्ट पैलेट टू द अपर बॉर्डर ऑफ एपिग्लॉटिस, एक्सटेंड्स फ्रॉम द सॉफ्ट पैलेट टू द अपर बॉर्डर ऑफ एपिग्लॉटिस, जो आपका एपिग्लॉटिस यहाँ पे जो रहेगा, ठीक है। देखिए नीचे वाले डायग्राम में देखिए, यहाँ पे ही समझ आएगा, ये रहा आपका एपिग्लॉटिस, ठीक है। तो एक्सटेंड्स फ्रॉम द सॉफ्ट पैलेट टू द अपर बॉर्डर ऑफ एपिग्लॉटिस, कंटेन्स पैलेटाइन टॉन्सिल्स के अंदर रहेंगे। लैरिंजियोफेरिंग्स, हाइपोफेरिंग्स के बारे में हम क्या लिख सकते हैं, लाइज बिहाइंड द लैरिंग्स, ये लैरिंग्स के पीछे रहेगा, आपका लैरिंग्स यहाँ पे रहेगा वॉइस बॉक्स, तो लैरिंग्स के पीछे इसलिए इसका नाम लैरिंजियोफेरिंग्स पड़ गया, और इसको हम हाइपोफेरिंग्स बोलते हैं बिकॉज़ नीचे है। एक्सटेंड फ्रॉम द एपिग्लॉटिस टू द इसोफेगस, कंटेन्स द पीरिफॉर्म रिसेस, इसके अंदर पीरिफॉर्म रिसेस भी रहती है, पायरिफॉर्म रिसेस, ठीक है। पीरिफॉर्म रिसेस एक्स्ट्रा पॉइंटर लिख सकते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं, मसल्स ऑफ फेरिंग्स देखते हैं। एक्सटर्नल लेयर के अंदर क्या रहेगा, एक सेकेंड रुकिए। एक्सटर्नल लेयर सर्कुलर आपकी रहेगी, जो मसल्स हैं फेरिंग्स की, एक्सटर्नल में क्या रहेगी, सर्कुलर लेयर रहेंगी। मसल्स ऑफ फेरिंग्स देख रहे हैं, मस्कुलर ऑर्गन, ये स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था, फनल शेप्ड मस्कुलर ट्यूब रहती है ये, है ना। और इसके अंदर फूड और एयर का पास पैसेज है कॉमन, तो क्या होता है इसके अंदर मसल्स तो होंगे उसको पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट देने के लिए। कई बार क्या होता है गलती से भी हम नोज से खाना या पानी पी लेते हैं, है ना, इसलिए बोला कि कॉमन पैसेज फॉर बोथ फूड एंड एयर, समझ गए। वैसे तो क्या है नीचे ईसोफेगस से जाएगा ना खाना, तो बट कई बार चला जाता है गलती से, ठीक है। सुपीरियर फेरेंजियल कंस्ट्रिक्टर उसके अंदर रहेगा, सर्कुलर के अंदर मिडल फेरेंजियल कंस्ट्रिक्टर और इंफीरियर फेरेंजियल कंस्ट्रिक्टर। इजी है, मुश्किल नहीं है। एक्सटर्नल लेयर के अंदर क्या होगा, कंस्ट्रिक्टर है, सुपीरियर फेरेंजियल कंस्ट्रिक्टर, मिडल फेरेंजियल कंस्ट्रिक्टर, इंफीरियर फेरेंजियल कंस्ट्रिक्टर, ठीक है। अब कहता है फंक्शंस क्या है, हेल्प्स इन स्वेलिंग में हेल्प करता है, ठीक है। सर्कुलर मसल्स हेल्प्स इन स्वेलिंग में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट से हेल्प करेगा। इंटरनल लेयर लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स की रहेगी, आईएल से आप याद रख सकते रखेंगे, लॉन्गिट्यूडिनल रहेगा। तो इसके अंदर ये तीन टाइप के आपको मसल्स रहेंगे। अगर आपको नाम मुश्किल लग रहा तो मर्जी है याद करना ना करना, हर चीज अपने को फर्स्ट ईयर में जरूरी नहीं कि याद करनी हो हर मसल्स, ठीक है, छोड़ भी सकते हैं। जो याद हो रहा है याद करिए, नहीं हो रहा तो छोड़ दीजिए। स्टाइलो फेरेंजिनियस, सैल्पिनियो फेरेंजियस और पैलेटो फेरेंजियस, जो क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। फंक्शन एलिवेट्स द फेरिंग्स ड्यूरिंग स्वेलोइंग, जब हम स्वेलोइंग करते हैं, कोई भी चीज को निगलते हैं तो एलिवेट करता है हमारे फेरिंग्स को ये,
नर्व सप्लाई देखेंगे, मोटर के अंदर ये वेगस नर्व से कंट्रोल होती है, और इसके अंदर जो स्टाइल ऑफ आपको जो फेरेंजियस है सप्लाइड बाय द ग्लोसोफेरेंजियल नर्व, क्रेनियल नर्व 9 से रहती है। ठीक है, एक्सेप्शन बताया, जो स्टाइलोफेरेंजियस है सप्लाइड होती है ग्लोसोफेरेंजियल नर्व से, क्रेनियल 9 से। सेंसरी के अंदर क्या है, नेजोफेरिंग्स मैक्सिलरी नर्व B2 से रहेगी, और ओरोफेरिंग्स के अंदर ग्लोसोफेरेंजियल वो CN9 रहेगा, और लैरिंजियोफेरिंग्स में वेगस नर्व रहेगी C। आपको याद रहना चाहिए कि वेगस नर्व को 10th नर्व बोलते हैं। ठीक है, और इसके लिए एक चीज और भी फेमस है, बताइए आप क्या याद आ रहा है वेगस नर्व के बारे में, अगर आपने पढ़ा है तो, कि लॉन्गेस्ट रहती है, लार्जेस्ट रहती है, क्या रहता है, बताइए इसके बारे में। ठीक है, या सर्च कीजिए लॉन्गेस्ट है, लार्जेस्ट है, क्या चीज है। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। याद होगा, हमें भी हुआ है, आपको भी होगा। ठीक है, घबराने की वाली कोई बात ही नहीं है, इजी है, मुश्किल थोड़ी ना सब चीजें। हम एक बारी, जो बच्चे वापस से ज्वाइन किए, हमने एक बारी फेरिंग्स कंप्लीट कर लिया, कुछ लैरिंग्स पे देखते हैं, अब जो रह गया बीच का वो आप रिकॉर्डिंग से कर लेना। ठीक है, तो अब कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ब्लड सप्लाई इसके अंदर असेंडिंग फेरेंजियल आर्टरी रहेगा, ब्रांच ऑफ एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी रहता है। तो हमने फेरिंग्स अपना कंप्लीट कर लिया है, अभी लैरिंग्स पे आ जाते हैं, क्योंकि हमारा दो पार्ट अपने कंप्लीट हो गए हैं, एक तो नेजल कैविटी, और हमारा जो ये फेरिंग्स का जो पोर्शन था। ठीक है, चलिए अब लैरिंग्स पढ़ते हैं, जो कि इसको हम वॉइस बॉक्स भी बोला जाता है। ठीक है, आज ज्यादा नहीं करेंगे, ट्रैकिया तक मैक्सिमम करके छोड़ देंगे, बाकी फिर ये वाला कल कर लेंगे। इजी, लैरिंग्स और ट्रैकिया देख लेते हैं। देखिए लैरिंग्स ये रहा, और आपका ट्रैकिया ये रहा। ठीक है, चलिए खत्म करते हैं इसको भी, और ये ब्रोंकियल ट्री वगैरह भी थोड़ा देख लेंगे, अगर समझ आता है तो अपने को। हाँ, ठीक है, चलिए लैरिंग्स। लैरिंग्स क्या है, आपको सबसे पहले पता रहना चाहिए कि लैरिंग्स क्या होता है। वॉइस बॉक्स होता है, नॉर्मल सी बातें पढ़े हैं। इट इज द ऑर्गन फॉर प्रोडक्शन ऑफ वॉइस, आल्सो एन एयर पैसेज भी है, एंड एक्ट एक्स अ स्फिंक्टर एट द इनलेट ऑफ लोअर रेस्पिरेटरी पैसेज। अपर रेस्पिरेटरी पैसेज इंक्लूड्स द नोज, नेसोफेरिंग्स एंड द ओरोफेरिंग्स। छोड़ दीजिए, लैरिंग्स कनेक्ट्स द लैरिंजियोफेरिंग्स टू द ट्रैकिया। लैरिंग्स का क्या काम है कि लैरिंजियोफेरिंग्स को ट्रैकिया से ये कनेक्ट करता है। अभी हम लैरिंजियोफेरिंग्स पढ़ के आए, जो कि आपका, ठीक है, अभी लास्ट पार्ट जो हमारा मिडिल पार्ट था, जो कि आपका माउथ कैविटी के अंदर कवर्ड था, लैरिंज के उसके सामने रहता है। ठीक है, तो कनेक्ट करता है लैरिंजियोफेरिंग्स को ट्रैकिया के साथ। ये फॉर एग्जांपल आपका ट्रैकिया है, ये आपका लैरिंग्स है। ठीक है, और ये आपका मान लीजिए फेरिंग्स है। ठीक है, सॉरी गलत बता दिया, ये आपका ट्रैकिया है, ये आपका लैरिंग्स है, ये आपका फेरिंग्स है। तो आपका जो लैरिंग्स है ये नेजो लैरिंजियोफेरिंग्स को ट्रैकिया के साथ कनेक्ट करता है। आया समझ? इट इज एन ऑर्गन फॉर प्रोडक्शन ऑफ वॉइस, आल्सो एन एयर पैसेज भी है, क्योंकि इसके अंदर वोकल कॉर्ड्स रहते हैं ना। ठीक है, एक्ट एज अ स्फिंक्टर एट द इनलेट ऑफ द लोअर रेस्पिरेटरी पैसेज। अच्छा, एक क्वेश्चन आपको बताते हैं, छोड़िए, URTI क्लिनिकल क्वेश्चन है। URTI की फुल फॉर्म क्या है? अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। ये सबसे ज्यादा आपको बच्चों में देखने के लिए मिलता है। बच्चे बोले तो जो कि न्यू इन्फेंट्स रहते हैं, नियोनेट्स रहते हैं, या टोडलर्स जिसको हम बोलते हैं, जो पैरों से चलते हैं क्रॉल करके। तो URTI अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन इंपॉर्टेंट है, क्लिनिकल क्वेश्चन अगर आ जाए। URTI जैसे UTI तो आपने सुना होगा ना, कि जैसे कि इसको बोलते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ऐसे URTI अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन सबसे ज्यादा इन्फेंट्स या बच्चों में देखने के लिए मिलता है। ठीक है, it is an organ for the production of voice, also an air passage and acts as a sphincter at the inlet of the lower respiratory passage. Upper respiratory passage includes the nose, छोड़ दीजिए वाला पॉइंट। larynx connects the laryngopharynx to the trachea, पॉइंट बता दिया, इसको कनेक्ट करता है। सिचुएशन कहाँ पे रहता है? लाइज इन द इंटीरियर मिडल ऑफ नेक के अंदर रहेगा, आगे की तरफ मिडल ऑफ नेक में, इन फ्रंट ऑफ C3 एंड C6 वर्टिब्रा। जो आपकी सर्वाइकल C3 एंड C6 वर्टिब्रा है, उसके अंदर ये इन फ्रंट ऑफ डेट में प्रेजेंट रहेगा। इजी, चलिए अब आगे चलते हैं। इतना याद हो गया आपको? पता है कि जो सर्वाइकल होती है 6 तक ही होती है ना, 1 2 3 4 5 6, तो 3 से 6 तक यानी आधा में ही है, इतना याद कर लीजिए। लेंथ मेल के अंदर 44 mm की रहेगी, और फीमेल के अंदर 36 mm का रहेगा। एट प्यूबर्टी द मेल लैरिंग्स ग्रोज रैपिडली एंड बिकम्स लार्जर देन द फीमेल लैरिंग्स।
देखिए लैरिंग्स के आगे एक होता है एडम्स एप्पल होता है, आपने सुना होगा, देखा होगा कि वो जो उसको हम बोलते हैं कि वो जो प्यूबर्टी के टाइम पे बॉयज के अंदर प्रोमिनेंटली दिखने लगता है, जिसको हम बोलते हैं कि वो हमारे गले में एक हड्डी की तरह दिख रहा है, ठीक है। तो ये प्यूबर्टी के टाइम पे एक्स्ट्रा हमारी वॉइस चेंज होती है उस टाइम पे, वोकल कॉर्ड्स इसके अंदर रहते हैं, ठीक है। तो आप एनाटॉमी भी देख सकते हैं इसके अंदर, एपिग्लोटिक्स देन हायोइड बोन, ठीक है। ये सब चीजें एक बार जस्ट देख सकते हैं, ट्रैकिया एरी, लैरिंग्स एरा, एंटीरियर व्यू है, साइड व्यू है, पोस्टीरियर व्यू है, जूम करके देख सकते हैं। इसमें जो कार्टिलेजेस आएंगे, थायराइड कार्टिलेज, क्रिकोइड कार्टिलेज, अब उसकी आगे बात हम करेंगे, ठीक है। फॉल्स वोकल कॉर्ड्स किसको बोलते हैं, ट्रू वोकल कॉर्ड्स किसको बोलते हैं, और ये एरिटिनॉइड कार्टिलेज आएगा, अभी आगे आएगा, अभी घबराइए मत। ट्रैकियल रिंग्स, आपको पता है कि ट्रैकिया के जो रिंग्स रहते, ट्रैकियल रिंग्स आधे सी शेप रहते हैं। आगे नेक्स्ट टॉपिक है एपिग्लोटिस, हायोइड बोन, ठीक है। अभी उस नाम उसको मैं कवर कर रहा हूँ कि क्या क्या चीजें, ट्रैकियल कार्टिलेज, थायरॉइड कार्टिलेज, क्रिकोइड कार्टिलेज, और ये जो लैरिंजियल प्रीडोमिनेंस प्रोमिनेंस है, उसको हम क्या बोलते हैं, एडम्स एप्पल। ये देखो ये रहा लैरिंजियल प्रोमिनेंस, यानी कि उभर के आता है, लैरिंजियल प्रोमिनेंस, एडम्स एप्पल इसको बोला जाता है, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लैरिंक्स मेड अप ऑफ स्केलेटल फ्रेमवर्क ऑफ कार्टिलेजेस, इसके अंदर क्या होता है, स्केलेटल फ्रेमवर्क ऑफ कार्टिलेजेस रहता है। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें बात किया, कार्टिलेजेस के नाम याद रखना, कौन कौन से कार्टिलेज हैं और अनपेड कौन से रहते हैं और पेड कौन से रहते हैं, ठीक है। तो बहुत इजी है। अनपेड कार्टिलेजेस के अंदर कौन कौन से आएंगे, देखो जो थायराइड कार्टिलेज है, आपको देखो थायराइड ऐसे समझिए कि थायराइड बोन, आपको थायराइड पता है ग्लैंड जो होता है आपके गले के बाहर होता है, ठीक है। आपने पेशेंट्स भी देखे होंगे, कोई ना कोई थायराइड किसी का सूज गया है, तो वैसे एडम्स एप्पल समझिए कि 80 से याद रख सकते हैं, 80, ठीक है। एडम्स और थायराइड, ठीक है, 80। क्रिकोइड कार्टिलेज ये क्या रहता है, रिंग शेप रहता है क्रिकोइड। अभी देखो सी भी क्या है, रिंग जैसा ही है ना, अब इसको इतना मिला दे तो रिंग बन गया। क्रिकोइड सी खुद अपने आप में आधी रिंग है ना, तो सिंगलेट रिंग शेप्ड, क्रिकोइड कार्टिलेज सिंगलेट रिंग शेप्ड। एपिग्लोटिस कार्टिलेज क्या रहता है, लीव शेप्ड रहता है। मैंने आपको बताया भी ये फेरिंग्स के अंदर कि जो खाना हम खाते हैं उस टाइम पे अपनी जो श्वास नली रहती है उसको बंद कर देता है, जिससे कि वो उसमें ना जा पाए, ट्रैकिया में ना जा पाए, ठीक है, इसोफेगस में चला जाए। लीफ शेप स्ट्रक्चर रहता है। ये अनपेड है, सिंगल होंगे। अब पेड़ वाले यानी कि दो ग्रुप में मिलेंगे, और कौन कौन से थे, आइटिनोइड कार्टिलेज, कॉर्निकुलेट कार्टिलेज और क्यूनिफॉर्म कार्टिलेज। बहुत इजी है, देखो एसीसी सीमेंट आता है ना, अडानी वाला, तो वैसे याद रखेंगे एसीसी। एक क्या है, कोन है, एक तो क्यूनिफॉर्म, एक क्यूनिफॉर्म है, एक है कॉर्न है, कॉर्न आपको पता है भुट्टा होता है, स्वीट कॉर्न लाइक दैट। और एक एरिटिनोइड कार्टिलेज, एक ही तो नाम याद रखना है, एरिटिनोइड कार्टिलेज। इसका तीनों को याद रखने के लिए क्या है, एसीसी सीमेंट, ठीक है। एरिटिनोइड कार्टिलेज, कॉर्निकुलेट, क्यूनिफॉर्म कार्टिलेज, ठीक है। क्यूनिफॉर्म यानी कि कुछ ना कुछ कोन वाली बात है, क्यूनिफॉर्म, ठीक है। आप समझते हैं, आप क्यूनी ऐसे कुछ करके तो आधा डिवाइड करके तो पेड़ हो गया, ठीक है। तो क्यूनिफॉर्म, कोन, कोन भी आपने स्वीट कौन समझते हैं। एरिटिनोइड कार्टिलेज, एपिग्लोटिस आपको पता लीफ शेप रहता है। क्रिकोइड कार्टिलेज सिंगलेट रिंग शेप, आपको पता है, इसके पूरा बना देंगे तो सिंगलेट बन जाएगा। थायराइड कार्टिलेज, एडम्स एप्पल, ठीक है। ये वोकल कॉर्ड्स की बात हो गई, ओपन ऐसे दिखते हैं, क्लोज ऐसे दिखते हैं। एपिग्लोटिस एरा, सुप्राग्लोटिस, ग्लोटिस, सबग्लोटिस, ट्रैकिया, ट्रैकिया, थायराइड कार्टिलेज, इसके बारे में हम देख सकते हैं, ठीक है। अल्टीमेट अपने बारे में लिखना पेपर में यही आएगा। चलिए अब आगे चलते हैं। आर्टीरियल सप्लाई क्या रहेगी, ऊपर वाली बहुत ही सुपीरियर लैरिंजियल आर्टरी, इंफीरियर लैरिंजियल आर्टरी। पार्ट क्या ले, लैरिंग्स, लैरिंग्स से लैरिंजियल आर्टरी, एक सुपीरियर वाली आ गई, एक इंफीरियर वाली आ गई। वेनस ड्रेनेज में क्या है, सुपीरियर लैरिंजियल वेन, इंफीरियर लैरिंजियल वेन। तो ये वाली होती है तो बहुत इजी रहती है, जो डिफरेंट नेम वाली होती है थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है, उसको याद रखना। तो उसमें हम निमोनिक यूज कर सकते हैं। ये बात भी याद रखने की किसमें नॉर्मल वाली आ रही है, किसमें कोई स्पेसिफिक नेम वाली आ रही है, कभी मिक्स कराओ, है ना। सुपीरियर लैरिंजियल आर्टरी और इंफीरियर लैरिंजियल आर्टरी। वेनस ड्रेनेज में क्या रहेगा, सुपीरियर लैरिंजियल वेन, इंफीरियर लैरिंजियल वेन। नर्व सप्लाई में क्या रहेगा, रिकरेंट लैरिंजियल नर्व, ठीक है। अब ट्रैकिया के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। ट्रैकिया क्या, मोबाइल कार्टिलेजिनस एंड मेम्ब्रेनस ट्यूब है, एक मोबाइल जैसी रहती है, मोबाइल मतलब घूमती, ऐसे मोबाइल फोन वाला मोबाइल नहीं, मतलब फिक्स्ड नहीं है, थोड़ा घूमती रहती है, स्लाइमी रहती है। कार्टिलेजिनस एंड मेम्ब्रेनस ट्यूब फॉर्म बाय सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स। नंबर ऑफ रिंग्स उसमें कितने रहते हैं, 16 से 20, कोई ऐसा फिक्स नहीं कि कितने रहेंगे। कन्वेक्सली रहती है एंटीरियरली, देखो ऐसे लग रहा है ना बाहर की तरफ उभरी हुई आई है, ठीक है। तो कन्वेक्सली एंटीरियरली प्रेजेंट रहती है। मोबाइल रिंग्स रहते हैं 16 से 20, और
सॉरी नंबर ऑफ रिंग्स इसमें 16 से 20 रहते हैं। मोबाइल है, कार्टिलेजियस है एंड मेम्ब्रेनस ट्यूब है, एक मेम्ब्रेनस ट्यूब है फॉर्म बाय सी शेप्ड कार्टिलेजियस रिंग्स उसके अंदर रहेंगे। ठीक है, सिचुएशन क्या है, अच्छा ये बहुत ही क्लिनिकल इंपॉर्टेंट हो जाती है। कैडेवर के अंदर C6 टू T4 वर्टिब्रा लेवल तक ये रहेगा, क्योंकि कैडेवर में वो ट्रैकिया सिकुड़ भी जाती है और दूसरा वो उस पोजीशन में रहता है। ठीक है, T4 मतलब वो लेटा हुआ है ना, अब कैडेवर खड़ा हुआ तो होगा नहीं। और लिविंग पर्सन में क्या रहेगा, C6 टू T6 वर्टिब्रल लेवल तक ये प्रेजेंट रहेगी, और कैडेवर में C6 टू T4 तक ही रहती है, क्योंकि वो श्रिंक हो जाती है। और दूसरा पेश वो भी उसके अंदर क्या होता है, मसल्स भी अपनी रिगर मोटिस वगैरह दिखाते हैं, टाइट होने लगते हैं, है ना। डेथ के बाद सेल्स डेथ हो जाती है, सब चीजों का कारण रहता है। लेंथ इसमें क्या रहती है, 10 से 12 सेंटीमीटर अप्रोक्सीमेटली, 4 से 5 इंच की ये रहती है। चलिए अब आगे चलते हैं और आप इसमें देख सकते हैं क्रिकोइड कार्टिलेज कहाँ पे है। ठीक है, हुक से भी देख सकते हैं, ट्रैकिया सी शेप्ड रिंग्स रहती हैं। ठीक है, थायरॉइड कार्टिलेज। ठीक है, और जो थायराइड कार्टिलेज आपका था उसमें क्या था, एडम्स एप्पल था ना, 80 से अपन आ गया एट। चलिए अब आगे चलते हैं। लेंथ 10 से 12 सेंटीमीटर रहती है, अप्रोक्सीमेटली 4 से 5 इंच। एक्सटर्नल डायमीटर कहता है मेल के अंदर 2 सेंटीमीटर रहता है, फीमेल के अंदर 1.5 सेंटीमीटर रहेगा। और आर्टीरियल सप्लाई इसकी इंफीरियर थायराइड आर्टरी रहेगी, इजी, जो नीचे से थायराइड आर्टरी आ रही है वही रहेगी। और वेनस ड्रेनेज क्या रहेगा, इंफीरियर थायराइड वेन रहेगा और लेफ्ट ब्रैकियोसेफेलिक वेन रहेगा। ये आपको याद ही रखनी पड़ेंगी, याद ही करनी पड़ेंगी, बार बार देखेंगे, बार बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। कुछ के अंदर हम निमोनिक कोड्स लगा सकते हैं, हर चीज में नहीं लगा सकते। हर चीज का निमोनिक कोड बनाने लग गए फिर यही कंफ्यूज हो जाएगा कि कौन सा निमोनिक किसका था। ठीक है, तो कुछ कुछ जगह पे निमोनिक कोड काम आते हैं, हर जगह पे नहीं। लिम्फेटिक ड्रेनेज क्या रहेगा, प्री ट्रैकियल नोड्स और इसमें पैराट्रैकियल नोड्स। ठीक है, इजी। नाउ सप्लाई के अंदर क्या रहेगा, सिंपैथेटिक के अंदर फाइबर्स फ्रॉम मिडल सर्वाइकल गैंग्लियन, और पैरासिम्पैथेटिक के अंदर वेगस नर्व। वेगस नर्व आपको पता रहना चाहिए कि CN 10 रहती है, कर्नियल नर्व 10 रहती है। इसके बारे में आप चेक करके आएंगे, लॉन्गेस्ट है लार्जेस्ट है क्या है, या अगर आपको पता है तो लाइव उसमें चैट करके बताइए, लॉन्गेस्ट है लार्जेस्ट है वेगस नर्व क्या चीज है। ठीक है, फाइबर्स फ्रॉम मिडल सर्वाइकल गैंग्लियन से सिंपैथेटिक से आपकी नर्व सप्लाई में यहाँ पे रहेगी। ठीक है, ब्रोंकियल ट्री देखो, फिर आगे क्या होता है, ब्रोंकियल ट्री, लैरिंग्स हो गया, ट्रैकिया हो गया, ये आगे फिर आपका थोड़ा ब्रोंकियल ट्री बनाती है। ठीक है, ब्रोंकियो लास्ट में देखेंगे, टर्शियल ब्रोंकस बाद में एक अलग टॉपिक है। इसमें दो टाइप की चीजें रहती है, राइट मेल प्राइमरी ब्रोंकस और लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकस। देखिए लिखा भी हुआ है, एंटीरियर व्यू ऑफ ट्रैकिया के अंदर क्या रहती है ब्रांचेस, राइट प्रिंसिपल ब्रोंकस और लेफ्ट प्रिंसिपल ब्रोंकस आपको दिखाया हुआ है। राइट वाला क्या है, मेन प्राइमरी ब्रोंकस है, और लेफ्ट मेन प्राइमरी ब्रोंकस, ये दो चीजों में डिवाइड रह जाता है। ब्रोंकियल ट्री के बारे की बात आ गई, ट्रैकिया का कुछ पार्ट इसके अंदर भी जाता है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या गया, अपर लोबर मिडल लोबार ब्रोंकस, लोअर लोबार ब्रोंकस, इजी है, कुछ नहीं, तीन चीजों में डिवाइड कर दिया, अपर लोबार ब्रोंकस, मिडल लोबार ब्रोंकस और लोअर लोबार ब्रोंकस। एक चीज याद रखने वाली, जो राइट वाली चीज है वो 3 में डिवाइड हो रहा है, और लेफ्ट वाला कितने में डिवाइड हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 चीजों में डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो 3 to the 6, यानी लेफ्ट वाला बड़ा है, ऐसा लग नहीं रहा आपको देखने में भी, डायग्राम में थोड़ा लंबा है। ये तो चलो एक इमेज है, जब आप रियल में देखेंगे तब पता चलेगा। एपिकल ब्रोंकस, पोस्टीरियर ब्रोंकस, ठीक है, एंटीरियर ब्रोंकस, लिंगुलर ब्रोंकस, और आपकी दो चीज और रहती हैं, सुपीरियर लिंगुलर ब्रोंकस और इंफीरियर लिंगुलर ब्रोंकस। ज्यादा हो रहा है क्या, बोर हो रहे हो क्या? चलिए बस 5-10 मिनट और पढ़ें, ज्यादा नहीं, ज्यादा एनाटॉमी पढ़ ली तो दिमाग खराब हो जाएगा, इतना ही पढ़ते हैं बस, ज्यादा नहीं, एक स्लाइड और फिर आपका देखो ये आपका पोर्शन पता कितना कवर हो गया। नेजल कैविटी हो गई है, फेरिंग्स हो गया, लैरिंग्स हो गया, ट्रैकिया हो गया। फिर जो ये 6 7 8 पॉइंट है, इसको हम कल देख लेंगे, किसी और दिन कर लेंगे। तो अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम एक बार के लिए अपने को इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पता चल गए पढ़ने क्या है। ठीक है, क्या क्वेश्चन आ सकता है, नेजल कैविटी पे कितना आएगा, क्या लिख के आना है, क्या पॉइंटर्स याद रखने हैं, आप उसको एक्सटेंड करने के लिए आप अपने बुक का, महेंद्र सिंह बुक को फॉलो कर सकते हैं, जो कॉलेज में पढ़ाई जा रही है उसको फॉलो कर सकते हैं। BDC के अंदर थोड़े डायग्राम्स, फ्लो चार्ट थोड़े इस तरीके से फॉलो कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि BDC को पूरा खोल के पढ़ने के लिए बैठ गए हैं। टाइम में तो पढ़ सकते हैं, नहीं टाइम है तो देखो, अगर वो पढ़ने बैठ गए हैं तो फिर दूसरे सब्जेक्ट्स रह जाएंगे ना।
देखिए अपने को एक आइडिया मिल गया यहाँ से। पीजी का क्वेश्चन एक तो लिटरल एरिया वाला इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया था। और आप अगर नहीं सुना तो कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग से कर लेना। थोड़ा सा और करके खत्म करते हैं, फिर ज्यादा नहीं, अगर टाइम वेस्ट नहीं करना। ठीक है, ये हो गया ब्रोंकियल ट्री हो गया। इसके अंदर राइट के अंदर 3 चीजों में डिवाइड है, अपर मिडल लोअर। और लेफ्ट वाला किसमें, एपिकल, पोस्टीरियर, एंटीरियर लिंगुलर ब्रोंकस, सुपीरियर लिंगुलर ब्रोंकस और इंफीरियर लिंगुलर ब्रोंकस। देखो इजी है, एपिकल, पोस्टीरियर, एंटीरियर। आपा आपा को देते हैं ना वैसे वाली, एपीए। एपीए के अंदर क्या है, एपिकल ब्रोंकस, पोस्टीरियर ब्रोंकस और एंटीरियर ब्रोंकस। देन लिंगुलर ब्रोंकस, तो इसके अंदर दो रहेंगे, सुपीरियर लिंगुलर और इंफीरियर लिंगुलर। ठीक है, खत्म। चलिए ब्रोंकियल ट्री के अंदर सबसे पहले क्या रहेगा आपका, ट्रैकिया रहेगा। देन हमने राइट एंड लेफ्ट प्रिंसिपल ब्रोंकाई बनाई, है ना, बनाई ना, राइट एंड लेफ्ट प्रिंसिपल ब्रोंकाई बनाई। इसको ब्रोंकस बोल दिया, ब्रोंकाई एक ही बात है। ठीक है। देन सेकेंडरी लोबार ब्रोंकाई बनाई, देन टर्शरी बनाई, देन ब्रोंक्यूल्स, देन टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, एल्वियोलर डक्ट, एल्वियोलर सैक और एल्वियोलाई। ये जो चीज है ना, ये आपका नीट के अंदर भी आपने कहीं ना कहीं पढ़ा है। ये वाला कि एल्वियोलर डक्ट बनेगी, देखो सबसे पहले एल्वियोलाई होगा यहाँ पे, देखो ये एल्वियोलाई रहा। ठीक है, यहाँ से पढ़िए। ठीक है, एल्वियोलाई रहा। अब उसके बाद क्या आएगा, एल्वियोलाई सैक रहेगा। और उसके बाद एक डक्ट रहेगी। ऑब्वियस सी बात है, कोई चीज अगर डक्ट है तभी कोई सैक, और कभी कोई उसको कुछ एल्वियोलाई से कनेक्ट कर पा रहा है। बीच में याद रखेंगे एक सैक भी रहता है। ठीक है, एल्वियोलाई, सैक और डक्ट। ठीक है, समझ गए। एल्वियोलाई, सैक, डक्ट, इंपॉर्टेंट यही है। ऊपर से थोड़ा सा नीचे से याद रखेंगे, थोड़ा ऊपर से याद रखेंगे, तो बीच की चीजें ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगी। ये अपने को पता है, ये ट्रैकिया, देन राइट एंड लेफ्ट प्रिंसिपल ब्रोंकाई। देन उसके बाद क्या किया हमने, सेकेंडरी लोबार ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकार, सेकेंडरी लोबार ब्रोंकाई में डिवाइड रहेगा। देन टर्शरी, पहला हो गया देखो प्रिंसिपल, पहला इसको हम फर्स्ट बोलते हैं प्रिंसिपल। सबसे कॉलेज में क्या आता है, प्रिंसिपल सबसे हेड पे रहता है। देन कोई ना कोई नीचे सेकेंडरी पर्सन होता है। लोबार ब्रोंकाई सेकेंडरी वाला आपका आ गया। टर्शरी सेगमेंटल ब्रोंकाई, यानी कि और डिविजन हो गई है। ठीक है, टर्शरी में सेगमेंटेशन आ गई है, कुछ ना कुछ और फर्दर ब्रांचेस निकल गए, सेगमेंट्स निकल गए हैं। देन फिर ब्रोंक्यूल्स बन गए हैं आपके। देन टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, उसके और फिर ब्रोंक्यूल्स और डिवाइड हो गए, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स बन गए हैं। देन वो रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स बन गए हैं। देन एल्वियोलर डक्ट से कनेक्ट रहेंगे, देन एल्वियोलर सेक से, देन एल्वियोलाई से। ठीक है, आप डायग्राम की मदद ले सकते हैं, बुक की या इधर की, जो भी आपको समझ आ रही है। टर्मिनल ब्रोंकाई आपको देखने के लिए मिलेंगे। देखो टर्मिनल ब्रोंकाई क्या है, ये देखो फर्दर डिवीजन होती जा रही है ना, सेक्शंस ऑफ ब्रोंकियल ट्री। ये सेगमेंटल ब्रोंकस हो गया, फिर सब सेगमेंटल ब्रोंकस हो गया, फिर वो ब्रोंकाई बन गया, ब्रोंक्यूल बन गया। देन उसके अंदर फिर टर्मिनल ब्रोंक्यूल आ गया, देन रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल आ गया। देन उसमें फिर ये डक्ट आ गई, डक्ट के बाद सैक बन गया, फिर एल्वोलाई बन गया। ठीक है, इस तरीके से सब चीज रहेंगी। ऑब्वियसली आपको दिख रहा है इसके अंदर कैसे डिविजन है, तो उस तरीके से उसका एक फ्लो चार्ट बना हुआ है। तो आप ये लिख सकते हैं, ट्रैकिया तक, यहाँ तक आपका ट्रैकिया यहाँ तक खत्म रहता है। फ्रॉम ट्रैकिया अप टू द इनिशियल ब्रोंकाई द वॉल कंटेन्स इनकम्प्लीट कार्टिलेजियस सी शेप्ड रिंग्स। फ्रॉम ट्रैकिया से लेके इनिशियल ब्रोंकाई तक द वॉल कंटेन्स इनकम्प्लीट कार्टिलेजियस सी शेप्ड रिंग्स आपके कंटेन करते हैं। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ज्ञान बहुत है। कुछ क्वेश्चन है, कुछ डाउट है तो पूछिए। एक बार मैं आपको जनरली बता रहा हूँ, देखो इसमें अपन ने क्या क्या चीज देखी और क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट थी। जस्ट एक बार क्विक रिवीजन के लिए, लैरिंग्स के अंदर आपको ये सिचुएशन याद रखनी है, ये याद नहीं रखेंगे तो चलेगा। इसके अंदर थोड़े बहुत पॉइंट्स याद रखने हैं। नेक्स्ट, इसके अंदर अनपेड कार्टिलेज कौन से होते हैं, पेड कौन से रहते हैं, एडम्स एप्पल के अंदर कौन सा सिंगलेट कौन सा है, लीव शेप कौन सा है, इनके 3 नाम है। सीमेंट वाले ये आर्टीरियल सप्लाई इजी वाली याद कर सकते हैं, वीनस वाली भी, वीनस टेनिस भी याद कर सकते हैं। नर्व सप्लाई आपको बुक से एक बार देख लेना, रिकरेंट लारिंजियल नर्व है या नहीं, मेरे को इस पर डाउट हो रहा है, एक बार चेक कर लेना। ट्रैकिया के अंदर क्या है कि आपकी मोबाइल शेप्ड रहती है, कार्टिलेजियस सी शेप रहती है, 16 से 20 रहते हैं, कन्वेक्स एंटीरियरली रहती है। कैडेवर के अंदर C6 to T4, ये क्लिनिकल इंपॉर्टेंट हो गया, C6 to T6, और लेंथ इसकी इतनी रहेगी। ठीक है, और इसके अंदर अब ये डायमीटर कितनी जरूरत है, आर्टिकुलर सप्लाई, इन्फीरियर थायराइड आर्टरी आपकी रहेगी, वेनस ड्रेनेज के अंदर इन्फीरियर थायराइड वेन और लेफ्ट ब्रेकियोसेफेलिक वेन। इसको याद रखेंगे, इसको भूलेंगे नहीं, थोड़ा सा डिफरेंट है इसलिए याद रखना है। ट्रैकिया के अंदर आपकी थायराइड वाली बातें आ रही है। ठीक है, इन्फीरियर थायराइड, टी से ट्रैकिया, थी से थायराइड। वेनस ड्रेनेज के अंदर इंफीरियर थायराइड वेन, एक भी याद आ रही तो भी एक भी लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अगर अपने को लेफ्ट ब्रेकियोसेफेलिक वेन याद नहीं आ रही तो भी चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सिम्टोमेट, सॉरी, नर्व सप्लाई के अंदर सिंपैथेटिक के अंदर फाइबर्स फ्रॉम मिडल सर्वाइकल गैंग्लियन से आएंगे। ठीक है, और इसके अंदर पैरासिम्पैथेटिक में वेगस नर्व आपकी आएगी। और ब्रोंकियल ट्री आपको मैंने बता दिया, इसके अंदर 3 चीजें डिवाइड है, इसमें 5 चीजें डिवाइड है।
सॉरी 6, और उसके बाद पूरा ट्रेकिया, देन लेफ्ट हैंड प्रिंसिपल, देन सेकंड, देन टर्शरी, देन ब्रोंक्यूल, देन टर्मिनल ब्रोंक्यूल, देन रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, देन डक्ट, सैक और एल्वेलाई। ठीक है। और फिर फेरिंग्स के बारे में, मस्कुलर शेप्ड है, पैसेज है फूड एंड एयर का, छठी सर्वाइकल पे खत्म होता है, बेस ऑफ स्कल से स्टार्ट होता है, कॉन्टिन्यूस बिलो द ईसोफेगस। ठीक है। और सब बातें इसके अंदर फेरिंग्स के तीनों के पॉइंटर्स बताए थे आपको। लैरिंजोफेरिंग्स को हाइपोफेरिंग्स भी बोलते हैं। सबसे ऊपर आपका नेजोफेरिंग्स रहेगा, वो नेजल कैविटी से कनेक्टेड रहेगा, मिडल ईयर से भी कनेक्टेड रहता है स्टेशन ट्यूब से। ठीक है। और इसके अंदर ओरोफेरिंग्स के अंदर आपको बताया था कि पैलेटाइन टॉन्सिल्स वगैरह रहते हैं, लाइज बिहाइंड द ओरल कैविटी, और एक्सटेंड फ्रॉम द सॉफ्ट पैलेट टू द अपर बॉर्डर ऑफ एपिग्लोटिस। और हाइपोफेरिंग्स के अंदर पीरिफॉर्म रिसेस रहती है। ठीक है। ये सब बातें मसल्स हमने इसकी देखी थी, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है एक्सटर्नल वाली और इंटरनल वाली, और स्वेलिंग में हेल्प करती है, बताई थी कितना इंपॉर्टेंट नहीं, एक बार फिर बस पढ़ लेना अगर एक्स्ट्रा में आपको पढ़ना है तो। नर्व सप्लाई के अंदर आपकी वेगस नर्व रहती है, और ये दूसरी जो नर्व रहती है इसके अंदर, ये भी CN10 9 में रहेगी। ग्लोसोफेरेंजियल नर्व आपकी 9th के अंदर रहेगी। सेंसरी के अंदर आपको और लैरिंजोफेरिंग्स के अंदर CN10 रहेगी, ओरोफेरिंग्स में CN9, और नेसोफेरिंग्स में भी जो आपको मैक्सिलरी नर्व रहेगी। ब्लड सप्लाई के अंदर ये असेंडिंग फेरेंजियल आर्टरी रहेगी। नेजल कैविटी के अंदर आपको सब बताया था। ठीक है। रूफ ये इंपॉर्टेंट है, बॉर्डर्स ऑफ रूफ याद रखना, फ्लोर याद रखना, मिडल वॉल याद रखना, लेटरल वॉल याद रखना, साइनस के बारे में। ठीक है। और इसके अंदर एक जो ये क्वेश्चन है, ये PhD में, ये PGT में पूछा जाता है बहुत बार। आ गया अपना, गायब हो गया क्या? आ गया आएगा। ये लिटल्स एरिया वाला पीजी के अंदर या PGT में केसल ब्लैक्स प्लेक्सस के बारे में, और ये यहाँ पे क्लिनिकल चीजें सब आपको एक्सप्लेन किया मैंने। टर्नेक्सा को कैसे यूज करना, डायरोटिक्स कैसे यूज करना, क्या क्या एग्जांपल्स हैं, और ये आपकी क्लिनिकल सब चीजें, DNS वगैरह सब बताया आपको। सी शेप क्या रहता है, एस शेप क्या रहता है। ठीक है। ये आपकी क्लिनिकल चीजें होंगी। इतना ही इसको करना है। चलिए, फिर आज के लिए इतना होता है। कुछ डाउट है तो पूछिए, मैं 2-3 मिनट वेट करता हूँ। कुछ डाउट आता है तो आपको डाउट प्रेजेंट करते हैं, अदरवाइज फिर एंड करते हैं। और स्टेरॉइड्स वाली बात, शारक्रम वाली बात, जहाँ से आपका छूटा है वो रिकॉर्डिंग से कर लीजिए।